हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने एक सेंटेंस किया था जिसमें एक वर्ड का जिक्र आया था, वर्ती, WORTHY। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक एडजेक्टिव है और इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़कर लिखना है। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें लिखना है तो प्रोनाउन तो नहीं जोड़ पाएंगे, कोई नाउन ही इसके बाद आता है। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है वर्थ, और एक और वर्ड है वर्थ वाइल, जो कि इन्हीं शब्दों से मिलकर बना है। इनके बारे में मुझे लगा स्टूडेंट्स को बता दूं, समझा दूं, क्योंकि इनके डिफरेंसेस पर भी काफी क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं या स्टूडेंट्स इनको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक वर्ड है वर्थ, एक हो गया वर्ती और एक हो गया वर्थवाइल। क्या डिफरेंस है इनमें और किस सिचुएशन में किस वर्ड को यूज करना है, क्या उसका फंक्शन रहेगा, इस पर अगर हमें बात करनी है तो सबसे पहले हमें वर्थ के मीनिंग को जान लेना है। देखिए, ये जो वर्ड है वर्थ, ये नाउन भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन भी हो जाता है। अब एक्चुअली में ग्रामेरियंस का आपस में मतभेद है कि इसको इसी सेम फंक्शन में, इसी सेम मीनिंग में, अभी मैं बताऊंगा कि क्या फंक्शन है और किस मीनिंग की बात कर रहा हूं, इसी सेम फंक्शन में, इसी सेम मीनिंग में एडजेक्टिव कंसीडर किया जाए या प्रीपोजिशन। तो वेबसाइट्स पर अगर आप किताबें पढ़ते हैं और आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स पर कुछ ग्रामेरियंस आपको इसे एडजेक्टिव कहता हुआ मिलेंगे और कुछ ग्रामेरियंस, कुछ वेबसाइट्स इसको प्रीपोजिशन कंसीडर करके चलेंगे। हमें क्या करना है, हमें किस तरह से उसको ट्रीट करना है, अभी बात करेंगे। वर्थ एक्चुअली में एक वर्ब की तरह भी काम कर लेता है, हालांकि ये जो इसका फंक्शन है ये ऑब्सोलेट हो चुका है, आर्केइक है, अब ज्यादा यूज नहीं होता। और ये जो वर्ड है ना वर्ती, ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। ठीक है। और ये जो वर्थवाइल है, ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। अब देखिए, इनके स्पेसिफिक मीनिंग, इनके स्पेसिफिक फंक्शन पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इन तीनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहला वर्ड है वर्थ। ये जो वर्ड है वर्थ, जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है द वैल्यू ऑफ समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। द वैल्यू ऑफ समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ये इसका पहला मीनिंग हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं द एस्टिमेटेड वर्थ ऑफ द कोहिनूर डायमंड इज $20 बिलियन। ठीक है, टुडे। अगर आज की अगर बात की जाए तो कोहिनूर डायमंड की वर्थ, एस्टिमेटेड वर्थ इतनी है। तो ये वर्थ क्या है, यहाँ पर नाउन है, और एस्टिमेटेड इसके लिए क्या लगाया गया है, हमने एडजेक्टिव लगाया गया है। और यहाँ पर वर्थ का मतलब है द वैल्यू ऑफ समथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ये इसका पहला मीनिंग हो गया। एक मीनिंग को और ये वर्थ जब नाउन है तो कन्वे कर सकता है, नाउन के फंक्शन में ये एक और मीनिंग को कन्वे कर सकता है, और वो मीनिंग है द इम्पोर्टेंस और यूजफुलनेस ऑफ समवन और समथिंग। या इसी को मैं दूसरे शब्दों में लिखना चाहूं तो द मेरिट, इसी बात को दूसरे शब्दों में लिख रहा हूं, द मेरिट और क्वालिटीज इन समवन और समथिंग। आप अपने हिसाब से, अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से, जब भी सेंटेंस में वर्थ लिखा हो नाउन बनकर, तो इन दोनों में से कोई भी एक मीनिंग ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख सकता हूं सी थिंक्स दैट सी हैज नो वर्थ। ठीक है, वर्थ यहां पर क्या है, नाउन। नाउन है तभी तो उससे पहले हम एक डिटर्मिनर नो को लगा पाए। नो एक डिटर्मिनर है जो कि किसी नाउन से पहले आएगा। तो वर्थ का मतलब यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंस या यूजफुलनेस, मेरिट या क्वालिटीज में से किसी एक को रिफर करेगा अपने मीनिंग के हिसाब से। जो भी जस्टिफाइबल, जो भी अप्रोप्रिएट मीनिंग हो वो आप मान लें। इन दोनों मीनिंग्स में पहला ये और दूसरा ये, वर्थ को हम नाउन की तरह कंसीडर करते हैं। वर्थ नाउन के फंक्शन में होता है, वो किसी भी थिंग की वैल्यू बताता है मनी की टर्म्स में, या फिर वो इंपॉर्टेंस, क्वालिटीज, मेरिट वगैरह को भी रिफर कर सकता है। इसके अलावा ये जो वर्ड है आपका वर्थ,
इसका एक और मीनिंग हो सकता है हैविंग अ पर्टिकुलर वैल्यू। इस मीनिंग में ग्रामेरियन इसको एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन कंसीडर करते हैं। अब देखिए क्यों है ये मतभेद, अभी आपको सेंटेंसेस से पता चलेगा। या इक्वल इन वैल्यू, ठीक है, इक्वल इन वैल्यू, इसी चीज को मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया, इक्वल इन वैल्यू टू। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्यों ग्रामेरियंस इस बात पे मतभेद करते हैं कि इस मीनिंग में वर्ड को एडजेक्टिव कहा जाए या प्रीपोजिशन कहा जाए, और हमारे हिसाब से कौन सा सही रहेगा, हमें कौन से फंक्शन को लेकर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चलना है वर्थ के। देखिए जैसे मैंने लिखा द नेकलेस इज वर्थ ₹10 लाख। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे, द नेकलेस तो हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई प्रीपोजिशन, सॉरी इज हो गई आपकी लिंकिंग वर्ब। अभी वर्थ को अगर आप एडजेक्टिव कंसीडर करते हैं तो इस 10 लाख रुपए को आपने वर्थ से जोड़ा कैसे? भाई 10 लाख रुपए ये जो लिखे हुए हैं तो एक नाउन फ्रेज लिखी हुई है, नाउन फ्रेज को आपने वर्थ से जोड़ा कैसे? मतलब आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन की आवश्यकता थी। इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि वर्थ इस फंक्शन में एडजेक्टिव नहीं प्रीपोजिशन होता है, और उसके बाद लिखा हुआ वर्ड या फ्रेज जो भी कोई वैल्यू लिखी रहती है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा हेरोइन, हेरोइन नहीं, चलो गोल्ड लिखा देते हैं, गोल्ड वर्थ ₹5 करोड़ वॉज सीज। पुलिस ने सीज कर ली, है ना, बाई द पुलिस लिख देता हूं, बाई द पुलिस। अब कहने का मतलब है कि गोल्ड तो यहां पर नाउन हो गया और ये वर्थ हो गया प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद लगा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट वो वैल्यू, और यहां पर क्या रेफरेंस दे रहा है? इक्वल इन वैल्यू टू ₹5 करोड़। ठीक है, गोल्ड इक्वल इन वैल्यू टू ₹5 करोड़ वाज सीज्ड बाय द पुलिस। तो वर्थ को यहां पर अगर आप प्रीपोजिशन कंसीडर करेंगे तो ये हो गई आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज जो कि इस नाउन के लिए आई है, और इसको कहा जा सकता है एडजेक्टिव फ्रेज जो कि नाउन के लिए आई है। नाउन के लिए कोई वर्ड फ्रेज क्लोज आता है तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज कंसीडर किया जाता है। इन चीजों को ध्यान में रखकर ग्रामेरियन कहते हैं कि वर्ड को एडजेक्टिव नहीं प्रीपोजिशन कंसीडर करेंगे तो उसका फंक्शन जस्टिफाइबल है, जिस तरह से उसका फंक्शन है, जिस तरह से वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर में फिट होता है, उसको प्रीपोजिशन कंसीडर करना ज्यादा सही है। अच्छा, ये एक मीनिंग हो गया वर्ड का जब वो प्रीपोजिशन है। एक दो मीनिंग और इसके संभव है, जैसे मैंने एग्जाम्पल एक लिखा आपके सामने, ये दिस मैटर इज वर्थ आवर अटेंशन। ठीक है, अब अटेंशन की जगह आप कुछ और भी लिख सकते थे, कंसिडरेशन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप इतनी बात समझिए कि द मैटर सब्जेक्ट हो गया, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गई बी की फॉर्म में, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है वर्थ, और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है समथिंग। अब इस स्ट्रक्चर को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे साहब? बी, उसके बाद ये हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट, और ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये पूरी की पूरी क्या हो गई? कॉम्प्लीमेंट हो गई। कॉम्प्लीमेंट क्यों आई? क्योंकि लिंकिंग वर्ब लगी थी कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए सब्जेक्ट से। तो आगे जो भी प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखी है उसको क्या मानना पड़ेगा? लिंकिंग मानना पड़ेगा। अब यहां पर वर्थ का मीनिंग थोड़ा सा बदल गया है। यहां पर वर्थ का मीनिंग है टू बी इंपॉर्टेंट और यूजफुल। टू बी की जगह मैं और बीइंग लिख देता हूं, आपको प्रीपोजिशन का फंक्शन जस्टिफाई होता हुआ दिखेगा। बीइंग इंपॉर्टेंट और यूजफुल इनफ टू रिसीव अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप उसको वर्थ, अगर आप उसको इस तरह से स्ट्रक्चर में लिखते हैं, वर्थ आवर अटेंशन, वर्थ आवर कंसिडरेशन, वर्थ आवर डिस्कशन, या कुछ भी कोई भी और नाउन लिखते हैं, कोई एक्टिविटी लिखते हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो मैटर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना यूजफुल है कि
उसको एक पर्टिकुलर रिएक्शन दी जानी चाहिए। बीइंग इंपॉर्टेंट और यूजफुल इनफ टू रिसीव अ पर्टिकुलर रिएक्शन, इस तरह के मीनिंग को कन्वे करता है वर्थ। अगर आप वर्थ को इस तरह की स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, बी वर्थ समथिंग, ठीक है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको लिखाने की कोशिश करता हूं, इसी से मिलता जुलता वो भी रहेगा। जैसे मैंने लिखा द हिंदू, आपको पता है द हिंदू एक न्यूज़पेपर है। द हिंदू इज अ न्यूज़पेपर वर्थ रीडिंग। चूंकि वर्थ को हम प्रीपोजिशन कंसीडर कर रहे हैं, तो इस प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही आएगा, और ऑब्जेक्ट तो कोई नाउन ही हो सकता है। लेकिन अगर वर्ब लिखी है तो वर्ब को नाउन बनाओ, और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, जीरेंड बनाना पड़ेगा। और ये प्रीपोजिशन फ्रेज लगाई गई है इस न्यूज़पेपर के लिए। तो क्या कहने की कोशिश की जा रही है, वर्थ यहाँ पर प्रीपोजिशन तो है, लेकिन किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए लगाया गया है। मैं मीनिंग फिर से लिख देता हूं, बीइंग, वही सिमिलर जो अभी थोड़ी देर पहले ये मीनिंग लिखवाया था, लगभग इसी के सिमिलर मीनिंग यहाँ पर आएगा। वही चीज लिखी है, चीज भी वही लिखी है। यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा था अटेंशन, जो कि एक नाउन था, कंसीडरेशन एक नाउन था। लेकिन जब हमने कोई वर्ब लिख दी तो वर्ब को अब नाउन बनाने के लिए हमें उसको जीरेंड बनाया। तो लगभग सिमिलर मीनिंग है। बीइंग इंपॉर्टेंट इनफ, बीइंग इंपॉर्टेंट इनफ टू डू और हैव समथिंग, ठीक है। अब चूंकि मैंने वर्ब लगा दी, तो मैंने रिसीव अ पर्टिकुलर रिएक्शन की जगह क्या लिख दिया, टू डू और हैव। वही सिमिलर मीनिंग है, बस प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर एक वर्ब लिख दी तो उसको ऑब्जेक्ट जीरेंड बना दिया। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे इसी चीज को। मैं जैसे लिख सकता हूं, इट इज वर्थ, प्रीपोजिशन लग गई, तो मैंने उसके बाद क्या लगाना है, जीरेंड लगाना है। कंसीडर नहीं लिख सकते, कंसीडरिंग लिखना पड़ेगा। इट इज वर्थ कंसीडरिंग, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। वर्ब थी तो जीरेंड बना दो, नाउन बना दो। इट इज वर्थ कंसीडरिंग, अब इट जिसके लिए लगाया था उसको डेट क्लोज से लिखना पड़ेगा। इट इज वर्थ कंसीडरिंग डेट सम न्यूज पेपर्स स्प्रेड फेक न्यूज। इस तरह से जो है वर्ड का फंक्शन रहता है जब वो प्रीपोजिशन के फंक्शन में होता है। उसके प्रीपोजिशन के फंक्शन पर अगर हम फोकस करें तो एक तो मीनिंग यही आ गया आपका, हैविंग ए पर्टिकुलर वैल्यू, और उसके बाद कोई वैल्यू लिखी रहेगी 10 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़। और अगर इसके अलावा दूसरी तरह से यूज किया जा रहा है तो वर्थ को हम यूज कर सकते हैं वर्थ आवर अटेंशन, या इसकी जगह कोई वर्ब या जीरेंड लगा सकते हैं, वर्थ रीडिंग, वर्थ कंसीडरिंग, इस टाइप से जो मैंने लिखा, ठीक है। इसके अलावा वर्थ वर्ब भी हो जाता है। अब ये जो वर्थ का वर्ब वाला फंक्शन है ना, ये बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया, आप ग्रामरियन इसको इस्तेमाल नहीं करते, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। और इस सिचुएशन में वर्थ का मतलब होता है टू बी और टू हैपन। यहां पर लिख देता हूं ऑब्सोलेट है, या आर्केइक हो गया है, पुराना हो गया है, ठीक है, यूजफुल नहीं है, बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, ठीक है। एक और वर्ड था हमारा, क्या था, अब अगले पर चल लेते हैं, वर्ती। वर्ती के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूं कि नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और एडवर्ब भी हो सकता है, सॉरी, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और वर्ब हो सकता है। ये लिखा मैंने वर्ती, WORTHY, वर्ती। देखिए वर्ती जब नाउन होता है ना, तो वो रिफर करता है एन एमिनेंट पर्सन को, एन एमिनेंट पर्सन को। और ये जो वर्ती वर्ड है, ये बना तो वर्थ से ही होगा, वर्थ का इन्फ्लेक्शन लग रहा है, वर्थ रहा होगा रूट वर्ड, वर्थ रहा होगा रूट वर्ड, और वर्थ से ही बना होगा वर्थी। तो इसका जो मीनिंग रहेगा वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर तो रहेगा इसके जैसा, लेकिन फंक्शन चेंज हो जाते हैं। जब फंक्शन चेंज हो जाते हैं शब्दों के, तो उनका सेंटेंस की स्ट्रक्चर में प्लेस, उनकी पोजीशन भी चेंज होने लगती है, उनका काम चेंज होने लगता है, वो दूसरे शब्दों को दूसरी तरह से प्रभावित करते हैं। फंक्शन चेंज होने से उनका स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलने लगता है। ये चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। तो वर्ती जब नाउन है तो वो रिफर करता है एन एमिनेंट या इंपॉर्टेंट पर्सन को, अ इंपॉर्टेंट पर्सन। वर्ती जब एडजेक्टिव होता है तो उसका मीनिंग होता है हैविंग और डिजर्विंग रेस्पेक्ट, एडमायरेशन, सपोर्ट, मेरिट,
सब लिखवा दे रहा हूं मैं आपको, जोन सा आपको अपने हिसाब से सेंटेंस में सही मीनिंग लगे, अप्रोप्रिएट मीनिंग लगे, वो आप देख लेना। वर्ती जब एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है हैविंग और डिजर्विंग रेस्पेक्ट, एडमायरेशन, सपोर्ट, मेरिट और सम वैल्यू। ठीक है, और कुछ भी ध्यान में आ रहा हो इस तरह का वर्ड तो ईटीसी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज, अगर किसी भी पर्सन में या किसी भी थिंग में इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टीज है तो आप उसको बोल सकते हैं वर्थी। एग्जाम्पल के तौर पर हम वर्थी को यूज कैसे करते हैं सेंटेंस में, जैसे मैंने लिखा देयर आर मैनी वर्थी causes to help the poors। causes क्या हो गया, नाउन हो गया, और वर्थी इसके लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये हमने यूज किया वर्थी को एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली जब हम किसी नाउन का एट्रीब्यूट बताने के लिए किसी एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो हम उस एडजेक्टिव को उस नाउन से पहले लिखते हैं और हम कहते हैं कि हमने एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली यूज किया इस नाउन का एट्रीब्यूट बताने के लिए। कोजेस को बताया जा रहा है कि दीज आर वर्थी कोजेस। एक और एग्जाम्पल मैं आपको लिखाने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने लिखा द स्टूडेंट वाज वर्थी। अब देखिए, अब मैं वर्थी को एट्रीब्यूटिवली नहीं प्रेडिकेटिवली यूज कर रहा हूं। जब हम किसी एडजेक्टिव को लिंकिंग वर्ब के बाद लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट बनाकर, उस प्रेडिकेट का हिस्सा बनाकर, तो हम कहते हैं हमने एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज किया। अब मैं इसके बाद कोई नाउन नहीं लिखूंगा, हाँ, लेकिन वर्दी के मीनिंग को फर्दर मॉडिफाई करने के लिए मुझे कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखनी पड़ेगी, और वो प्रीपोजिशन लगाता हूं मैं ऑफ। द स्टूडेंट वाज वर्दी ऑफ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप प्रेज भी लिख सकता हूं, अवार्ड भी लिख सकता हूं। ठीक है, द स्टूडेंट वाज वर्दी ऑफ स्कॉलरशिप, प्रेज या अवार्ड। तो यहां पर मैंने वर्दी को किसी देखिए नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं किया, कोई नाउन नहीं लगा हुआ है, लेकिन है अभी भी एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट बनकर आया है इस सब्जेक्ट के लिए, इसीलिए लिंकिंग वर्ब लगाई गई है उसको लिंक करने के लिए। लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करती है। वर्दी यहां पर क्या हुआ, एडजेक्टिव। ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर मैंने फर्दर ये बताया कि मैं किस तरह के प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, किस तरह के गुण को, क्वालिटीज को मैं रिफर कर रहा हूं वर्दी लगाकर। इस तरह से वर्दी दो तरीके से यूज हो जाता है जब वो एडजेक्टिव होता है। इसके अलावा वर्दी से कुछ और टर्म्स भी, कुछ और वर्ड्स भी बनाए जा सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं नोट वर्दी, नोट वर्दी जो कि नोट करने योग्य हो। आप लिख सकते हैं प्रेज वर्दी, ये सारे के सारे वर्दी से बने हुए एडजेक्टिव हैं। ट्रस्ट वर्दी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, क्रेडिट वर्दी, ये बहुत बैंकिंग में यूज होने वाली वर्ड है, क्रेडिट वर्दी। ठीक है, नोट वर्दी, प्रेज वर्दी, ट्रस्ट वर्दी, क्रेडिट वर्दी, इस तरह के वर्ड मिल जाएंगे और ध्यान नहीं आ रहे मेरे को, ईटीसी। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, ये सारे के सारे वर्ड हैं एडजेक्टिव। सारे के सारे वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, वर्दी से मिलकर बनने वाले वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। वर्दी रूट वर्ड हो गया, बाकी सारे वर्ड लगाकर एडजेक्टिव बना दिए। ठीक है, वर्दी वर्ब भी हो सकता है, और जब वो वर्ब होगा तो उसका क्या मतलब होगा, WORTHY, ये जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा टू ट्रीट समवन और समथिंग एज वर्दी या वैल्यूएबल। किसी को वैल्यूएबल ट्रीट करना, या एक तरीके से कह ले रेस्पेक्ट समवन या ऑनर समवन। ये मीनिंग भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन हाँ ठीक है, वर्दी वर्ब है तो उसका ये मीनिंग होगा, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक और वर्ड था हमारा वर्थवाइल। इसके अलावा एक और वर्ड था हमारा वर्थवाइल। वर्थवाइल पर जरा फोकस कर लेते हैं, फिर मैं इन तीनों के डिफरेंस बताऊंगा कि किस सिचुएशन में आपको क्या यूज करना है। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर सेंटेंस में आपका कोई क्लोज टेस्ट है या कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, तीनों वर्ड एक साथ लिखे हुए आ गए ना, कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, कर नहीं पाओगे कि कौन सा वर्ड लगाए। वर्थवाइल हमेशा ही एडजेक्टिव रहता है। अब देखिए इसके वाइल पर फोकस कीजिए,
ये जो लिखा हुआ है ना वाइल, ये वाइल के बारे में मैं बता दूं आपको, वाइल एडवर्ब रहता है, ठीक है, वाइल एडवर्ब रहता है, और इस वर्ड का जो मीनिंग रहता है, ये टाइम की ड्यूरेशन को रिफर करता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिफर करता है। यानी कि वर्थ वाइल में जो वाइल वर्ड है ये टाइम की ड्यूरेशन को रिफर करता है। तो टाइम की ड्यूरेशन का अगर इसमें मीनिंग आ गया तो वर्थ वाइल का भी इसी से मिलता जुलता सिमिलर मीनिंग आपको देखने को मिलता है। क्या है वर्थ वाइल का मीनिंग? वर्थ वाइल ऐसी किसी चीज को या किसी ऐसी एक्टिविटी को रिफर करता है, मैं यहां पर लिखता हूं रिफर, वर्थ वाइल रिफर्स समथिंग दैट इज worthy of spending time। कोई ऐसी चीज जिस पर टाइम खर्च किया जा सके, एफर्ट लगाया जा सके, उसको हम क्या कह देते हैं? वर्थ वाइल कह देते हैं। वर्दी ऑफ स्पेंडिंग टाइम और ऑफ मेकिंग एफर्ट। आपको कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी दिखे और आपको लगे कि यार इसको टाइम दिया जा सकता है, इसके लिए एफर्ट लगाया जा सकता है, इस काम को करने में टाइम और एफर्ट लगाए जा सकते हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे? वर्थ वाइल, समथिंग दैट इज वर्थ ऑफ स्पेंडिंग टाइम और मेकिंग एफर्ट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं इट इज वर्थ वाइल to practice hard instead of memorizing concepts। कि इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस कर ले। इंग्लिश के बारे में बोल रहा हूं, मैं टीचर इंग्लिश का हूं। इट इज वर्थ वाइल टू प्रैक्टिस हार्ड इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग कॉन्सेप्ट। कि कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करने से बढ़िया है कि प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी यानी कि इसी एक्टिविटी को यहाँ इट से रिफर किया गया है, इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में लगाया गया है उसी एक्टिविटी को। तो इस एक्टिविटी को वर्थ वाइल कहा जा रहा है। वर्थ वाइल मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिस पर टाइम और एफर्ट को खर्च किया जा सकता है। तो वर्थ वाइल हमेशा ही एडजेक्टिव के फंक्शन में रहेगा। तो अब आप इन तीनों के डिफरेंस समझ पा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया कि वर्थ नाउन हो सकता है, और जब वो नाउन होगा तो उसका क्या, ये वर्थ जब नाउन होगा तो किस तरह के मीनिंग को जनरेट करेगा। अगर इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए आपको नाउन चाहिए तो आप वर्थ लगाएं, द वैल्यू ऑफ समथिंग या द इंपॉर्टेंस और यूजफुल इन समथिंग। और अगर आपको नाउन लगाना है वर्थी, तो वर्थी नाउन का मतलब है कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, कोई एमिनेंट पर्सन, कॉमन नाउन की तरह वो बिहेव करेगा। और अगर आपको एक प्रीपोजिशन के फंक्शन में वर्ड चाहिए और उस प्रीपोजिशन के बाद कोई अमाउंट लिखनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट लिखना है, तो आप लगाएंगे वर्थ। और अगर आपको एडजेक्टिव चाहिए तो आप लगाएंगे वर्थी। और जब आपने एडजेक्टिव लगा दिया वर्थी, कहाँ रहा हमारा? ये रहा। जब आपने एडजेक्टिव लगा दिया वर्थी तो आपको उसके बाद फिर ऑफ प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर चलेंगे। वर्थ के बाद कोई भी प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्थ खुद प्रीपोजिशन के फंक्शन में होता है। लेकिन अगर आप वर्थी को यूज कर रहे हैं तो वर्थी के बाद आप ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे, और इस ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आप उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, वर्थ वाइल तो सिर्फ एडजेक्टिव ही रहता है, और उस एडजेक्टिव के बाद आप अकॉर्डिंगली कोई भी प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं। कोई इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब भी लिख सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। ये हमारा लेक्चर था छोटा सा, इन तीनों शब्दों के डिफरेंस पर फोकस करने के लिए। जब भी आपको किसी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बेझिझक लिख सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें इतना ही। धन्यवाद।